नमस्कार दोस्तों। जब भारत के शेयर बाजार से, भारत के पूंजी बाजार से विदेशी निवेशक पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं, भारत में रुपया गर्त में जा रहा है और भारत में रुपए गिरने को संभालने के लिए कोई प्रयास नहीं हो पा रहा है, सार्थक स्थिति नहीं बन पा रही। ऐसे में नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपति जाकर के यूएस यानी अमेरिका में निवेश कर रहे हैं और अमेरिका में ये सब कुछ हो रहा है। वो पैसा जो भारत इस समय आना चाहिए, भारत को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, भारत में कमाया गया पैसा वो अमेरिका जा रहा है। आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। और ये कौन कह रहा है, यह आप देख लीजिए। ये अमेरिका के राजदूत है और भारत में, और उसके बाद में ये अखबार की खबर है। और इसका जो टोटल है वो ये है कि गोर कह रहे हैं, एम्बेसडर हैं जो भारत में, कि मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ कि इंडियन कंपनियां सालाना सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट समिट में यूनाइटेड स्टेट्स में 20 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है, 20 बिलियन से। और उसके बाद में 10 बिलियन अडानी कर रहा है कि उसका केस खत्म कर दिया गया। अडानी ने यह भी वायदा किया है कि वो 15,000 को नौकरी भी देगा। वो भारत के अंदर 15,000 लोगों को नौकरी नहीं देता है, लेकिन वो अमेरिका में 15,000 लोगों को नौकरी भी देगा और साथ ही $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। और $20 बिलियन भारत के दूसरे इन्वेस्टर्स वो कर रहे हैं जो भारत में कमा रहे हैं। अब इसमें है कि एम्बेसी यूएस में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मुकाबला करती है। हमें गर्व है कि इंडिया पार्टनर के साथ काम करते हुए हमारी एम्बेसी दुनिया में पहले नंबर पर यह कर रही है। यह जबरदस्त कामयाबी, यानी पूरा अमेरिका जो है उसकी पूरी दुनिया में एम्बेसी है और कहीं की भी एम्बेसी इतना पैसा उस देश का अमेरिका नहीं भेज सकी जितना भारत भेज रहा है। यह हालत तब है जब भारत की आर्थिक दशा खराब है, भारत का एनर्जी संकट है, भारत महंगाई झेल रहा है, भारत डॉलर का संकट झेल रहा है और भारत की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनका हाल देखने वाला नहीं। हालात इतने बद से बदतर हैं कि आज चाहे शिक्षा की बात हो और चाहे किसी भी अन्य चीज की बात, कहीं भारत बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत की एक भी कंपनी दुनिया के जो टॉप 100 कंपनीज है उनमें नहीं रह गई है। तो जब यह हालत रह गई हो और उसके बाद में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार यह कर रही, वो सरकार खर्च किस में कर रही है? वो सरकार खर्च कर रही है सबसे ज्यादा विज्ञापनों पे। तो ये देख लीजिए, ये चार्ट है कि विज्ञापन पे सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है। 1991 का से 96 का जो दौर था, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय नरसिम्हा राव थे, आर्थिक सुधारों पे काम हो रहा था। उसके पहले तो विज्ञापन पे खर्च ही नहीं होता था, ना के बराबर होता था, वो राजीव गांधी के समय था। उसके बाद में जब हमने आर्थिक व्यवस्था को बदला और खुली अर्थव्यवस्था लाए, तब विज्ञापन की शुरुआत हुई। तो नरसिम्हा राव के समय में जो सीमित खर्च हुआ, इसकी रिपोर्ट कहती है कि सीमित खर्च हुआ। और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की आई, वो भी अपेक्षाकृत रही। और इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की आई तो वो मध्यम स्तर पर रही। और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी की आई तो विज्ञापन में रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड बन गया। तो यह आप समझ लीजिए कि जब यह रिकॉर्ड बन रहा हो, ऐसी स्थिति में आप सारा पैसा कहां जा रहा है? विज्ञापन पे जा रहा है। जब विज्ञापन पे ऐसा खर्च होता है तो स्वाभाविक सी बात है, बात होनी चाहिए कि पैसा जनता के लिए है या विज्ञापन के लिए। तो आएगा कि नहीं, अब तो सब कुछ विज्ञापन के लिए है, जनता के लिए कुछ नहीं। अब ऐसे में आता है कि शिक्षा की स्थिति क्या है। यदि आप इस स्थिति में देखेंगे
किसके कार्यकाल में शिक्षा किस स्थिति में रही, तो ये देखिए निगेटिव पॉजिटिव सब है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्थिर रही, अपेक्षाकृत स्थिर रही, उनके में विज्ञापन भी अपेक्षाकृत उसी स्थिति में था और शिक्षा भी उसी स्थिति, उन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं, जो पिछड़ा चल रहा था उसी को थोड़ा सा संभाला। मनमोहन सिंह के समय में सीमित बढ़ोतरी हुई जो शिक्षा की फीस है और दूसरे खर्चे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करी, इंस्टीट्यूट्स खोले, तमाम इंस्टीट्यूट्स का विस्तार किया, एम्स का विस्तार किया, जो आईआईटीज का विस्तार किया और दूसरे तमाम विस्तार किए। तो इस कारण, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई विस्तार नहीं हुआ। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में अधूरे रह गए थे उन्हीं कामों को पूरा करने के नाम पर हुआ, लेकिन उसमें 2 गुना हो गया, 2 गुना। अब आप सोचिए, तो जब 2 गुना हो गया कि इसमें शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई और प्राइवेट शिक्षा सबसे आगे आने लगी, तो आप इससे समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। इसके बाद में आप देखिए नौकरियों की सबसे बड़ी गिरावट किसके समय आई, यह भी देखने की जरूरत है, इसका भी यह आंकड़ा है। तो यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 12 से 15%, ये सरकारी आंकड़े हैं, 12 से 15% नौकरियों में गिरावट आई है। यानी वो पद खत्म हो गए या पद पे भर्ती नहीं हुई, और ये हुआ औसत में 15% जो है लोग नौकरी नहीं पा सके। और मनमोहन सिंह के समय में नौकरियों में बढ़ोतरी हुई थी, हल्की बढ़ोतरी, ये देखो। और इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वही स्थिर रही थी, और पीवी नरसिम्हा राव के समय में स्थिर जो है सीमित गिरावट आई थी, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में बढ़ोतरी हुई। ये तो अब आप सोचिए कि नौकरियां भी बढ़ रही थी, इसके बाद में अब आमदनी किसकी बढ़ रही, तो आमदनी पे जब हम जाएंगे तो आमदनी गौतम अडानी की 1000% की रफ्तार से बढ़ रही थी, 1000%, और मुकेश अंबानी की 800% की दर से बढ़ रही थी। और इसी तरह जो भारत का मीडिया है जिसको विज्ञापन मिल रहा है उसकी 750% से बढ़ रही थी। फिर रामदेव है, वो रामदेव की 600% से बढ़ रही थी, और जो बीफ कंपनियां हैं उनकी 500% से बढ़ रही थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। लेकिन आपको 80 करोड़ को काहे में लगा दिया गया कि साहब आप जाइए और लाइन में लग जाइए 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए। तो जब यह हो रहा हो तो आपको पूछना चाहिए कि आखिर देश को आप ले कहां जा रहे हैं। भारत का पैसा, जैसे मैंने बताया, गोर ने खुद बता दिया जो अमेरिकी राजदूत है कि भारत का पैसा सारा अमेरिका जा, तो भारत के लोग क्या करें? भारत के लोग ये कीड़े मकोड़े हो गए, ये आप देखो, ये और इसके बाद बोल नहीं पाते, ये ट्रेनों के उधर की स्थिति, मैं आपको आज की दिखा रहा हूं, ये आज की स्थिति है, पुरानी स्थिति नहीं है। तो जब आज यह स्थिति हो तो अब आप सोचिए किस तरह की स्थिति में ला करके नरेंद्र मोदी ने इस देश को खड़ा कर दिया। तब ऐसी स्थिति में सारी चीजें जब न्यू हो रही हैं तो इवेंट बाजी में सारी चीजें जा रही। तो आपको एक चीज देखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं आए थे तो क्या कहते थे, और सत्ता में आने के बाद क्या कह रहे हैं 12 साल बाद, यह भी देख लीजिए। आज का दिन कैसा लग रहा? अच्छे दिन वाह। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग
कम करना होगा। बस अब आप समझ लीजिए, तो यह स्थिति है। और यही नहीं, खाने का तेल, उसके अलावा यात्राएं, उसके अलावा और दूसरी, किसानों को कह रहे हैं खाद मत यूज करिए और ये सब करिए। तो आप यह समझ सकते हैं यह सत्य है। और जब यह सत्य हो तो निश्चित रूप से एक दुखद स्थिति पैदा होती है कि नरेंद्र मोदी ने किया क्या है। तो आप भूलिए मत, कोरोना काल था और कोरोना काल में कोविड के सिस्टम की नाकामी, जिसने हमारे देश के 65 करोड़ लोगों की जान ले ली, नोटबंदी जिसमें लाइन में लगे हुए दर्जनों लोग मर गए और सैकड़ों तबाह हो गए, तमाम ने आत्महत्याएं कर ली, फिर पेपर लीक, अब तक नरेंद्र मोदी सरकार में जो पेपर लीक हुए हैं, उन पेपर लीक के कारण इस देश के जो लोग मरे हैं उनकी संख्या 5,000 युवाओं ने आत्महत्याएं की हैं पेपर लीक के कारण। और इसके बाद में लगातार ये स्थिति है। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो नीट पेपर लीक हुआ, इसके बावजूद संसदीय कमेटी के सामने जाता है अभिषेक सिंह, जो एनटीए का डीजी है, और कहता है कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। अब तक उस मामले में 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो जो सच आए हैं उनको आपको जानना होगा कि इस तरह से उन्होंने पेपर लीक किया है और उसके बाद में यह हालत है बताई जा रही है कि नहीं साहब कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। गजब की स्थिति है। तो यह इस सरकार की खूबी है। इसके बाद में बेरोजगारी अभी सिर्फ 2.5 महीने में 5 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए हैं। 5 करोड़, थोड़े बहुत नहीं है, 5 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए हैं। और इसके बाद में महंगाई घर में पूछिए अपनी पत्नी से, बहन से, मां से और दूसरे लोगों से, जाइए बैठिए, पिछले साल के मुकाबले हर चीज डबल हो गई है। जो पार्ले जी का छोटा सा पैकेट आता था उसका वजन भी कम हो गया, रेट भी इसी तरीके से हो रहा है। जो टूथपेस्ट आपके आया करते थे उनके वजन कहां आ गए हैं यह देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे क्या महंगा हुआ है। चाहे दवाएं हो, कोई चीज एक सिंगल चीज नहीं है जिसमें आप कहें थोड़ी सी राहत। तो हर चीज कोई डबल है, कोई ट्रिपल है, कोई किसी स्थिति। तो यूं महंगाई, और सिर्फ 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने में 25% की बढ़ोतरी हुई। तो यह भी है। तो बेरोजगारी भी हो गई, ये भी हो गई। अब गरीबी की बात कर लीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं ना 81 करोड़ को मुफ्त राशन देते हैं। कितने क्या देते हैं? मनरेगा में रोजगार खत्म हो गया, मनरेगा ही खत्म हो गया। बीबी राम जी में आज तक किसी एक को रोजगार नहीं मिला है। तो अब आप सोचिए, ये है। और इसके बाद सरकार की मनमानी जैसे चल रही है वो हर कोई देख रहा है। सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ, सीबीएसई के एग्जाम में 17 लाख बच्चे प्रभावित हुए। 17 लाख। किसी को जिस तरह से नंबरिंग की गई, जिस तरह से कॉपी चेक की गई, जो कुछ हुआ है अपने आप में अन्याय। आप एक्स पे जाइएगा, ट्विटर हैंडल जिसे कहते हैं, उस पे जाइएगा, सीबीएसई रिवॉल्यूशन डालिएगा जैसे, तो रिवॉल्यूशन डालते ही आपको कॉपियां दिखने लगेंगी जो बच्चों की थोड़ी बहुत लोड हुई है। और ये 18 से जो है होनी थी, उसके बाद 19 हुई डेट, फिर 19 से शुरू हुआ और फिर हुआ कि 22 तक खत्म हो जाएगा। अब बढ़ा के 24 कर दिया क्योंकि उनका पोर्टल ही नहीं चल रहा। ये सरकार जो कहती थी डिजिटल फास्ट, डिजिटल इंडिया, उसकी यह हालत है कि कॉपी लोड नहीं हो रही। कई बच्चों को तो जब वो भर रहे हैं कॉपी सही करने के लिए, तो स्थिति है उसमें 1-1 लाख रुपया फीस आ रही। आप देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे, किसी की 20,000, किसी की 1 लाख, किसी की कुछ लूट मची हुई। तो उस तरह की भी स्थिति है। इसके बाद में जिम्मेदारी की बात कर ली, तो जिम्मेदारी यहां कोई लेता है क्या? कहा था राजनाथ सिंह कि भाजपा की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। भैया नहीं होते हैं, जिम्मेदारी तो लो, बात तो करो कि हाँ गलती हो गई, माफी मांगते हैं। तो यह है इस देश की
मौजूदा समय में स्थिति। आज रुपया 97 जो डॉलर है 97 रुपए 9 पैसे का हो गया, 97 रुपए 9 पैसे का। याद करिए, यही नरेंद्र मोदी थे, कहते थे कि डॉलर का दाम गिरता है तो डॉलर मतलब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। सुषमा स्वराज ने यह बात संसद के भीतर कही थी, राज्यसभा में। तो अब आप सोचिए, जो इज्जत प्रधानमंत्री की गिरा रहे थे, अब पूछिए इज्जत कहां रह गई है। और इसके बाद में तुलना देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगरिया, वो कहते हैं कि आरबीआई 100 रुपए प्रति डॉलर की सोच को अपनी नीतिगत प्रक्रिया तय न करने दे। 100 तो बस एक संख्या है, ठीक 99 और 101 की तरह। तेल की कमी थोड़े समय के लिए हो या लंबे समय के लिए, इस तरह की समय सही प्रक्रिया यही है कि रुपए को गिरने दिया जाए। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी सरकार जब रुपए को बचा नहीं पा रही है तो उनके वित्त आयोग के चेयरमैन जो गुजरात से लेके आते हैं वो ये कह रहे होते, ये अरविंद पनगरिया। तो अब आप समझ लीजिए कि जब सरकार की यह सोच होगी, जिस सरकार की कि रुपए को गिरने दिया जाए, तो अब आप समझ लीजिए कि आपके देश की अर्थव्यवस्था, आपकी कोई व्यवस्था सरकार के बस की बात नहीं रह गई। इसीलिए कांग्रेस लड़ रही है जगह जगह। ये आप देख लीजिए, सड़कों पर सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। तो इस तरह से उधर स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं देश भर में कि कैसे जो है किस तरीके से बर्बाद किया गया है और उनको उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कांग्रेस के, ये आप देखिए, ये कांग्रेस के एनएसयूआई कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। ऐसे में एक साजिश रची जाती है कि कैसे कांग्रेस के इन आंदोलनों से ध्यान भटकाया जाए, तो एक कॉकरोच पार्टी बनाई जाती है। और जो कॉकरोच पार्टी बनाई जाती है वो बनाता कौन है, खेल कौन करता है, यह भी समझने की जरूरत है। तो उस खेल को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो बनाई किसने, उस आम आदमी पार्टी के उस व्यक्ति ने। ये आप देखिए, ये है वो व्यक्ति, ये पुणे में आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। इसके खिलाफ ये 2019 में एक पुलिस कमिश्नर के यहां कंप्लेंट हुई थी, उसमें बाकायदे दर्ज है कि अभिजीत किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी। तो ये आप समझिए, ये इसका सच, इसके जरिए विपक्ष का जो है वो वोट बांटा जाए, लोगों का जो गुस्सा है वो इसके साथ आए और इसके बाद में इसे कैसे तब्दील किया जाए। यही किया गया था 1974-75 में, और इंदिरा गांधी के खिलाफ करके पीछे से बैक किया आरएसएस ने और उसे अपने ढंग से मोल्ड कर लिया और जनता पार्टी बना के सत्ता में आ गई। उसके बाद में यही काम किया गया था 1989 में, जब मंडल कमंडल का खेल किया गया और उसके बाद में भाजपा के समर्थन से जनता दल सरकार में आ गई। और उसके बाद फिर यही काम किया गया 2011 में लोकपाल बिल बना करके, और फिर धीरे से प्रकट हो गई। जैसे ये पैदा हुई, वो पहले आंदोलन के रूप में खड़ी हुई थी आम आदमी पार्टी, और उसके बाद में वो राजनीतिक पार्टी बन गई और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो बीजेपी आरएसएस ने बनाया था, और उस खेल के जरिए भाजपा को सत्ता सौंप दी गई। तो वही खेल आज ये किया जाता है। ये शख्स वो है जो राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं लिखता रहा। तो अब आप सोच लीजिए, जब राहुल गांधी पैदल चल के देश को नाप रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तब यही शख्स था अभिजीत जो यह कह रहा था। तो यह भुना करके विपक्ष के वोट बांटने, भ्रमित करने और यह दिखाने का जो आरएसएस बीजेपी का होता है कि अरे विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस कर क्या रही है, सब बेकार हो गए।
असली लड़ाई जमीन पे लड़ी जाती है, जो आप सब कहते हैं सड़क पे लड़ी जाती है। और वो लड़ाई सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, देश भर में लड़ रही है। चाहे राजस्थान की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, पश्चिम बंगाल की बात कर लो, जम्मू कश्मीर की बात कर लो, चंडीगढ़ की, पंजाब की, हरियाणा की, कहीं की बात। तो अब आप समझ चुके होंगे उसे डिरेल करने के लिए कैसे खेल किए जाते हैं। यही डीप स्टेट, और इसकी आड़ में भारत का पैसा, भारत का सब कुछ अमेरिका को सौंपा जाता है। तो डीप स्टेट के सहारे, क्योंकि सोशल मीडिया पे एकदम से ये हाइप तभी मिल सकती है जब डीप स्टेट का साथ हो, और डीप स्टेट सदैव बीजेपी आरएसएस को स्थापित करना चाहता है, क्योंकि ये उनके लिए काम कर। जी, यह सच, और ये बदनाम दूसरों को कर। जय।